अरे बड़ी जोर की सोच लगी है, क्या करूं कहाँ करूं, यही कर देती हूँ। बड़ा मजेदार सिगार है, इसे पीने से तो मन की तृप्ति हो गई। अरे ये क्या गिर गया, सारा सिगार भी बुझ गया सर पर। ये लटलटा सा क्या है? अरे कितनी बदबूदार दुर्गंध है। किशन शादी के बाद पहली बार अपनी बीवी रीतू को लेकर गांव आता है। अरे रीतू, ये देखो हमारा घर। तभी बाहर से किशन की बहन निशा आती है अपने भैया को देखकर। अरे भैया आप आए, और ये साथ में। अरे हाँ, तुम सही सोच रही हो, ये तुम्हारी भाभी रीतू है, और रीतू ये मेरी बहन निशा है। अरे भाभी चलिए अंदर चलते। अरे माँ, बाबूजी आइए, बाहर आइए, देखिए कौन आए हैं। निशा की आवाज सुन उसकी माँ कौशल्या और बाबूजी रामलाल घर से बाहर आते हैं। अरे पापा मम्मी देखो, भैया आए, साथ में भाभी भी लाए हैं। अरे ये तो बड़ी खुशी की खबर है। अरे बहू चलो घर के अंदर आओ, बाहर क्या कर रही हो। फिर सभी कोई घर के अंदर जाते हैं। सभी कोई घर के अंदर आ जाते हैं। अरे निशा जा बहू को उसका कमरा दिखा दे। जा बहू जा, तेरा कमरा ऊपर है। चलो भाभी, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। अरे जाओ रीतू, तुम जाओ, तब तक मैं माँ बाबूजी के साथ थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ। फिर निशा अपनी भाभी रीतू को उसके कमरे की ओर लेके जाती है। और इधर किशन, अरे पापा कैसे हैं आप, और मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। अरे बेटा चल रहा है जैसे तैसे, मैं तो सोचा कि तू भूल जाएगा लाने में। अरे कैसे भूल सकता हूँ, ये लीजिए। किशन अपने पॉकेट से एक पैकेट सिगार निकाल के अपने बाबूजी को देता है। उसके बाबूजी ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन इधर कौशल्या, अरे बेटा किशन ये क्या कर रहा है, तू ही अपने बाबूजी को बिगाड़ रहा है। ये सिगार दे के बाद में जब तू नहीं रहेगा तो इन्हें सिगार कौन ला के देगा। अरे माँ तुम चिंता क्यों करती हो, मैं भिजवा दिया करूँगा, उसकी चिंता तुम मत करो। हाँ तुम लोगों का तुम ही लोग देख लो, मैं जाती हूँ खाना बैठाती हूँ। कौशल्या देवी वहाँ से चली जाती है। अरे बेटा बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, इम्पोर्टेड है क्या? अरे हाँ बाबूजी इम्पोर्टेड है। मेरे एक दोस्त हैं, वो बाहर काम करते हैं, वो जब आते हैं तो मैं उससे मंगवा लेता हूँ। अब वो आएगा फिर मंगवा के आपको भेज दिया करूँगा। चल बेटा तू बैठ, मैं एक बार चेक करके आता हूँ कैसा टेस्ट है। फिर रामलाल सिगार लेकर घर से बाहर चले जाते हैं पीने के लिए। अरे रीतू और निशा क्या करें, जाके देख लेता हूँ। इधर निशा रीतू को कमरा दिखा रही थी। अरे निशा तुम्हारा घर तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन एक चीज पूछना था, अगर बुरा नहीं मानोगी तो। अरे हाँ भाभी पूछो ना, बुरा किस बात का मानूंगी। वो घर में कहीं वॉशरूम नहीं दिखा निशा। अरे भाभी अब क्या बताऊँ, हम लोग गाँव में रहते हैं और गांव वालों का कहना है कि शौचालय घर में नहीं बनानी चाहिए, इसीलिए हम लोग अब भी खुले में जाते हैं। क्या खुले में? लेकिन मैं। अरे भाभी कुछ नहीं होगा, 1-2 दिन मेरे साथ जाओगी फिर देखना आदत बन जाएगी। निशा और रीतू दोनों बातें कर रहे थे, दोनों एक दूसरे के साथ काफी घुल मिल गए थे। तभी किशन आता है। अरे निशा रीतू कहाँ हो तुम लोग? अरे भैया आगे चलिए। अरे भैया हम लोग यहाँ थे बालकोनी में, भाभी को बालकोनी खूब पसंद आया। अरे नहीं बालकोनी नहीं, पूरा घर ही पसंद आया, काफी अच्छा घर है। चलो अच्छा है, तुम दोनों की दोस्ती हो गई। अब रीतू बोर नहीं होगी, नहीं तो मुझे कह रही थी वहाँ जाके मैं बोर होंगी। दूसरी सुबह निशा रीतू को लेकर बाहर आ जाती है गाँव के रास्ते। अरे निशा तुम्हारा गाँव तो कितना अच्छा है, देखो कितना अच्छा, चारों तरफ हरा हरा, और ये नदियाँ कितनी अच्छी लग रही है। अरे हाँ भाभी गांव ऐसे ही होते हैं। दोनों बातें करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। फिर निशा रीतू को एक जगह लेके आती है। अरे निशा हम ये कहाँ आ गए? अरे निशा ये कौन है, किसे लेके आई है? अरे ये मेरी भाभी है, कल ही आई है। अरे निशा ये लोग कौन है? अरे भाभी ये सब गाँव की औरतें हैं, यहाँ शौच के लिए आई हुई है। मैं भी जल्दी से शौच करके आ जाती हूँ, आप यहीं पे रुको, अगर आपको भी लगी है तो चलो मेरे साथ। अरे नहीं मुझे नहीं लगी है, तुम्हें करके आओ, मैं यहीं रुकती हूँ। फिर निशा जल्दी से जाती है शौच करने के लिए और कुछ ही समय में शौच करके वापस आ जाती है। चलो भाभी चलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चले आते हैं। रात का वक्त हो रहा था, किशन सो चुका था और इधर रीतू को नींद नहीं आ रही थी, वो इधर उधर घूम रही थी। अरे मुझे तो नींद ही नहीं आएगी, अब मैं क्या करूँ, मुझे तो रात में शौच जाने की आदत है,
अब मैं उतनी दूर जंगल में कैसे शौच जाऊंगी? घर में शौचालय भी नहीं है। ये तो मैं भूल ही गई थी। गांव में इतना सुंदर घर है, लेकिन घर में एक शौचालय नहीं है। अब मैं क्या करूं? ऋतु इधर उधर घूमती है, सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी नींद नहीं आती है क्योंकि उसे बड़ी जोर की शौच जो लगी हुई थी। तब भी वो जैसे तैसे रात काट लेती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है, सभी कोई अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन वापस से रात होती है। किशन अपनी जगह पर सो जाते हैं, लेकिन ऋतु को नींद नहीं आती है क्योंकि उसे आज भी बड़ी जोर की शौच लगी हुई थी और कल वो शौच भी नहीं जा पाई थी। अरे अब मैं क्या करूं? मुझे बड़ी जोर की शौच लगी है, कल भी नहीं गई थी, आज तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। कहीं तो करना होगा। क्या करूं? घर में तो नहीं कर सकती, अब वहाँ भी नहीं जा सकती। क्या करूं? बालकनी तरफ देखती हूँ, कहीं अगर हो पाए तो यही कर दूंगी। फिर ऋतु बालकनी की ओर जाती है। अरे नींद नहीं आ रही थी, क्या करूं? एक सिगार पी लेता हूँ। बड़ा मजेदार सिगार लाया है बेटा, मजा आ जाएगा। रामलाल अपने जेब से सिगार निकालता है और सिगार का मजा लेता है। हाँ, मजा आ गया। उसी वक्त ऊपर ऋतु बालकनी में आती है, इधर उधर देखती है कि कोई तो नहीं है और किसी को देख नहीं पाती है और वही बालकनी से जाकर शौच करने के लिए बैठ जाती है। अरे जल्दी से शौच कर लेती हूँ, कोई नहीं है और सुबह किसी को पता भी नहीं चलेगी। ऋतु जैसे शौच करती है, नीचे रामलाल सिगार पी रहा था, सारा शौच आकर रामलाल के ऊपर गिर पड़ता है। अरे ये क्या है? इतनी ज्यादा क्या गिर पड़ी मेरे ऊपर? सिगार भी बुझ गया। अरे बड़ी गंदी महक रही है, कहीं ये शौच तो नहीं? लेकिन शौच कहाँ से आया? ऊपर से टपका क्या आसमान से, या कोई चिड़िया कर दी इतना सारा शौच? अरे कौन है रे? अरे ये क्या? मेरी शौच कहीं पापा के ऊपर तो नहीं गिर गई? अरे नहीं नहीं, जल्दी जाकर सो जाती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा, वरना मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। ऋतु जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। अरे अब ऋतु वापस जल्दी जल्दी से आ जाती है और किशन के बगल में सो जाती है। क्या करूं? नहाना पड़ेगा लग रहा, बड़ी बदबूदार शौच है, जाके नहा के आता हूँ। नहीं तो अगर भाग्यवान को पता चला कि रात में सिगार पी रहा था तो और झमेला हो जाएगा। इससे बढ़िया चुपचाप जाके नहा के आ जाता हूँ। रामलाल किसी को कुछ नहीं कहता है और चला जाता है तालाब की ओर नहाने के लिए। दूसरी सुबह रामलाल ऋतु के कमरे में आते हैं। अरे बहू, बहू हो क्या? अरे हाँ बाबूजी, आइए आइए। फिर रामलाल कमरे के अंदर आता है और फिर बालकोनी की तरफ जाकर घूर घूर कर इधर उधर देखता है। तभी इधर से ऋतु पूछती है, अरे बाबूजी कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं बहू, वो जरा सा देख रहा था इधर उधर कि कहीं से कुछ रात में ऊपर से गिरा, तो कहीं यहाँ से गिरा या कहाँ से गिरा कुछ। अरे क्या गिरा बाबूजी? अरे कुछ नहीं, वो एक लकड़ी का टुकड़ा गिर गया था, चोट लगते लगते बचा था। छोड़ो, खैर कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। ये कहते हुए रामलाल वहाँ से चले जाते हैं और इधर ऋतु, अरे ये क्या हो गया? कल रात को जो गलती हो गई अब दोबारा हुई तो मैं पकड़ी जाऊंगी। नहीं नहीं, कुछ तो करना होगा, नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा। दूसरे दिन से ऋतु निशा के साथ सुबह सुबह आ जाती है शौच करने के लिए नदी किनारे और जाकर शौच करने के लिए बैठ जाती है। थोड़ी सी दिक्कत होती है लेकिन शौच कर लेती है। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। हर सुबह ऋतु भी निशा के साथ आ जाती है यहाँ शौच करने के लिए और सुबह सुबह ऋतु की भी शौच हो जाती है। अब ऐसे ही दिन बीतते हैं। रात के वक्त ऋतु और उसका पति किशन दोनों बालकनी में आते हैं और सुनहरे मौसम का आनंद उठाते हैं। और वहीं नीचे रामलाल भी बीच बीच में आकर रात को सिगार पीता है अपनी पत्नी को न बताकर। लेकिन अब से कोई शौच और नहीं गिरती है और ऐसे ही खुशी खुशी जिंदगी आगे बढ़ने लगती है। और वक्त बीतने के साथ साथ वो वक्त भी आ जाता है जब किशन और उसकी बीबी ऋतु गांव से शहर की ओर वापस चले जाते हैं। सभी का मन तो उदास होता है लेकिन वापस से अपनी जिंदगी ऐसे ही धीरे धीरे कटने लगती है। शाम का वक्त हो रहा था। शोमा बिस्तर पर सोई हुई थी कि अचानक से उसके पेट में काफी दर्द होने लगता है। ये पेट में
इतना ज्यादा दर्द होने लगा। राजीव, राजीव, कहाँ, जल्दी आइए। सोमा को काफी तकलीफ हो रही थी, उसके पेट में काफी ज्यादा दर्द होने लगा था। राजीव सोमा की आवाज सुन जल्दी जल्दी से दौड़कर सोमा के पास पहुंचता है। अरे सोमा, क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया सोमा? राजीव, मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा है, लगता है लेबर पेन उठा है। किसी को बुला के लेके आओ जल्दी से। अरे इस वक्त मैं किसे बुलाऊं? अरे राजीव, जल्दी जाओ, पड़ोसी चाची को बुला के लेके आओ। सोमा को काफी तकलीफ हो रही थी। राजीव जल्दी से जाता है उसके पड़ोस में रहने वाली एक चाची को बुलाने के लिए। सोमा इधर दर्द से छटपट कर रही थी, तभी राजीव चाची को बुलाकर लेके आता है। अरे चाची देखिए ना सोमा को। चाची सोमा को देखकर समझ जाती है। वो कहती है, अरे राजीव, तुम बाहर जाओ, मैं देखती हूँ। फिर राजीव कमरे से बाहर चला जाता है। वो चाची सोमा को चेक करती है। अरे सोमा बेटा, तुम्हें तो बच्चा होने वाला है। एक काम करो बेटा, जोर लगाओ, देखो अभी हुन्ना हो जाएगा। जोर लगाओ बेटा। चाची, नहीं पा रही हूँ, नहीं हो रहा है, काफी तकलीफ हो रही है। अरे बेटा, थोड़ा सा जोर लगाओ, अभी हो जाएगा। थोड़ा सा तो जोर लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी तो तकलीफ होगी ना बेटा। जोर लगाओ बेटा। फिर सोमा तकलीफ सहकर थोड़ा सा जोर लगाती है और चाची के हाथ में एक बच्चा आता है। चाची उस बच्चे को देखकर, आगे नहीं आगे, ये तो भालू का बच्चा है। अरे इंसान के पेट से भालू का बच्चा निकला, ये कैसे संभव है? ये कैसे हो सकता है? अरे राजीव, राजीव जल्दी आओ यहाँ पर, जल्दी आ। राजीव चाची की आवाज सुन जल्दी जल्दी से वहाँ पहुँचता है। अरे हाँ चाची, क्या हुआ? हो गया? लड़का है या लड़की? अरे राजीव, न लड़का है न लड़की, ये तो भालू का बच्चा है। क्या? भालू का बच्चा? तुम लोग संभालो अपने बच्चे को, मैं जा रही हूँ। वो चाची डर से वहाँ से भाग जाती है। आखिर सोमा के पेट से भालू का बच्चा कैसे हो सकता है? इंसान के पेट से भालू का जन्म जानने के लिए चलते हैं कुछ महीने पहले की बात है। इससे पहले भाग में आपने देखा कि किस तरह से राजीव सुहागरात की रात एक भालू में बदल जाता है। अब आगे। अरे राजीव, तुम्हें उस साधु बाबा ने श्राप दी, तुम्हें उससे माफी मांगना चाहिए था। अगर तुम माफी मांग लेते तो शायद कल रात ये घटना नहीं घटती। हम आज ही चलेंगे उस साधु बाबा के पास। हाँ सोमा, तुम सही कह रही हो। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। राजीव और सोमा दोनों उस साधु बाबा के पास जाने का सोचते हैं। राजीव और सोमा दोनों निकल पड़ते हैं उस साधु बाबा के पास। राजीव और सोमा दोनों उसी जगह आ पहुंचते हैं जहां पर राजीव की मुलाकात उस साधु बाबा से हुई थी। अरे सोमा, यहीं पर मिले थे वो साधु बाबा। लेकिन राजीव, यहाँ तो कोई नहीं है, कहाँ ढूंढे उन्हें? दोनों इधर उधर देखते हैं लेकिन कोई कहीं नजर नहीं आते हैं। अरे राजीव, चलो उधर चलते हैं, थोड़ा सा देख के आते हैं। फिर राजीव और सोमा दोनों पैदल चलते हैं उस साधु बाबा को ढूंढने के लिए। राजीव और सोमा उस साधु बाबा को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ते हैं। सामने उसे एक गुफा नजर आती है। राजीव, वो देखो सामने एक गुफा। अरे हाँ, लेकिन इसके अंदर जंगली जानवर भी तो हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं, लेकिन हमें देखना तो चाहिए। चलो ना, चलते हैं अंदर, देखते हैं। फिर राजीव और सोमा दोनों डरते डरते उस गुफा के अंदर जाते हैं। धीरे धीरे राजीव और सोमा धीरे धीरे गुफा के अंदर आते हैं। वो लोग गुफा के अंदर आकर देखते हैं कि एक साधु ध्यान मग्न है। अरे सोमा, ये वही साधु है जिसने मुझे श्राप दिए थे। फिर सोमा और राजीव दोनों आकर उस साधु बाबा के पैरों में गिर पड़ते हैं। बाबा, हमारी मदद करे, हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दे बाबा। अरे कौन हो बेटे तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? कैसी मदद और क्या भूल किए हो? बाबा, अनजाने में उस दिन मैंने एक भालू के बच्चे को गोली मार दी थी, जिस कारण आपने मुझे श्राप दिया था और आपका वो श्राप फलदायी हो गया है, जिस वजह से मैं परेशान हूँ। हमें उस श्राप से मुक्ति दिलाइए बाबा। अरे बेटी, हम उस श्राप से कैसे मुक्ति दिलाए? श्राप जो मुंह से वाणी निकल जाती है वापस नहीं आती है। बाबा, इसका कोई तो उपाय होगा जिससे कि श्राप का असर कम हो जाए धीरे धीरे। हाँ, ये हो सकता है। एक काम करना, हर सोमवार को महादेव पर जल अर्पित करना, देखना धीरे धीरे श्राप का असर कम हो जाएगा और उनसे माफी मांगना तुम्हारे इस कर्म के लिए। धन्यवाद बाबा, आपकी जय हो। फिर वो साधु बाबा ध्यान मग्न हो जाते हैं
और इधर सोमा और राजीव दोनों वहाँ से चले आते हैं। उस साधु बाबा के कहे अनुसार हर सोमवार को सोमा और राजीव दोनों शिव मंदिर पहुंच जाते हैं जल अर्पण करने के लिए। दोनों जल अर्पित करते हैं और भोले बाबा से माफी मांगते हैं। हे भोलेनाथ, मुझे माफ कर दे, मुझे अपने कर्मों का पश्चाताप है। हे भोलेनाथ, इनका श्राप वापस कर ले, इन्हें अब पहले जैसा कर दे, इन्हें ठीक कर दे। अब ऐसे ही दिन बीतने लगता है। अब हर रात सोमा जागती है क्योंकि रात के वक्त ही नीरज का शरीर परिवर्तित होकर भालू का बन जाता है। एक रात सोमा जाग रही थी, नीरज सो रहा था। सोमा को लग रहा था कि अब उसका पति भालू में परिवर्तित होगा। ऐसे ही करते करते पूरी रात बीत जाती है, लेकिन उसका पति और भालू में परिवर्तित नहीं होता है। सुबह की पहली किरण के साथ सोमा काफी खुश होती है। भोलेनाथ, जय हो, भोलेनाथ की जय हो, आपने इनका श्राप वापस ले लिया। धन्यवाद भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोमा और राजीव काफी खुश थे राजीव का श्राप खत्म हो जाने की वजह से। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है, सोमा प्रेग्नेंट होती है। एक रोज सोमा किचन में थी, सोमा का 9वां महीना चल रहा था। तभी वहाँ पर राजीव आता है। अरे सोमा, तुम्हारा 9वां महीना चल रहा है और तुम किचन में काम कर रही हो, तुम्हें तो रेस्ट करना चाहिए। अरे राजीव, दिन भर बैठ कर तो थक जाती हूँ, थोड़ा बहुत तो काम कर भी लेना चाहिए। वैसे भी मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। अच्छा बाबा, चलो ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना, और अगर कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। फिर राजीव वहाँ से चला जाता है और सोमा अपना काम करने लगती है। राजीव, ये भालू का बच्चा कहाँ से हुआ? मतलब वो साधु बाबा का श्राप वापस नहीं हुआ था? अरे सोमा, मैं भी तो वही समझ नहीं पा रहा हूँ, हमें उस साधु बाबा से मिलना चाहिए। हाँ राजीव, कल सुबह सुबह ही हम लोग चलेंगे वहाँ। दूसरी सुबह ही सोमा और राजीव उस छोटे भालू को लेकर उस साधु बाबा की गुफा में पहुँच जाते हैं। बाबा, ये क्या हो गया बाबा? हाँ बाबा, ये अनर्थ कैसे हो गया बाबा? क्या हुआ बेटी? बाबा, ये देखिए ना, मेरे पेट से ये छोटे भालू का जन्म हुआ है, अब मैं क्या करूं? अरे बेटी, ये तो होना ही था। मैंने तुझे कहा था कि श्राप से मुक्ति मिलेगी, लेकिन ये नहीं कहा था कि इस श्राप से तेरा पति जो भालू बन जाता था, उस श्राप से तुझे मुक्ति मिल चुकी थी, लेकिन तेरे पेट से तो इस भालू के बच्चे का जन्म होना ही था। यही नियति थी, क्योंकि तेरे पति ने जिस भालू के बच्चे को गोली मारी थी, वो भालू का बच्चा मर गया था और मरते मरते मुझसे कह कर गया था कि वो वापस आएगा मेरे पास। आज उसी भालू ने तेरे पेट से जन्म लिया और फिर से मेरे पास आ गया। इसे मेरे पास छोड़ दो, इसे यहाँ रहने दो। अब तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल गई है पूरी तरह से। अब तुम्हारा बच्चा इंसान का होगा। अब जाओ, तुम लोग अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताओ। जय हो बाबा की जय। जय हो बाबा की जय हो। फिर सोमा और राजीव उस छोटे से भालू को साधु बाबा के पास छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। वो छोटा सा भालू उछलते उछलते साधु बाबा के गोदी में चढ़ जाता है। अरे, तू आ गया मेरे पास फिर से। समय बीतने के साथ साथ सोमा फिर से प्रेग्नेंट होती है। फिर 9 महीने बाद सोमा एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। इससे राजीव और सोमा काफी खुश होते हैं। अब वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।